विदेशेषु भारतीय सांस्कृतिकाध्यात्मिक साहित्यिक पक्षान् दृढीकर्तुं कटिबद्धः, भारतस्य गौरवपूर्णम् ऐतिह्यं च प्रसारयितुं सन्नद्धः अस्ति वरिष्ठः भारतीय विदेश सेवाधिकारी श्रीमान अखिलेश मिश्र वर्यः। यः सर्वत्र ही विशेषतः युवजनेभ्यः स्वकीयेन ज्ञानेन अनुभवेन च नित्यं भारतस्य अलौकिकं सामर्थ्यं ज्ञातुं स्वकीयम् आन्तरिकम् अद्वितीयं कौशलं च विज्ञातुं प्रेरणां प्रददाति। संस्कृतस्य स्वर्णमयस्य ध्वजस्य संवाहकानाम् अत्र भवतां हार्दिकं स्वागतं। मान्याः, नमस्काराः। नमस्कार जोशी जी, अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हूँ। मैं विदेश मंत्रालय के अधिकारी के रूप में नहीं हूँ। जो मेरे विचार होंगे वो व्यक्तिगत होंगे। मान्याः, भवन्तः विदेश सेवायां सुदीर्घकालतः निरताः सन्ति। संस्कृतं भवताम् औपचारिकस्य अध्ययनस्य विषयोऽपि न आसीत्, परञ्च कथं भवद्भिः महत्त्वपूर्णानि कार्याणि क्रियन्ते। वयं सर्वप्रथमं ज्ञातुकामाः यत् संस्कृतं प्रति इयती प्रबला प्रेरणा कुतः अधिगता भवद्भिः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। यह भगवान शिव जी की ही कृपा है कि मैं एक बहुत मूर्धन्य संस्कृत विद्वान प्रोफेसर कामेश्वरनाथ मिश्र जी का पुत्र हूँ, और इसी के कारण ये सौभाग्य मेरा रहा कि बचपन में हिंदी के गीतों की बजाय संस्कृत श्लोक, स्तोत्र और सुभाषितों से अपना मनोरंजन करता हुआ बड़ा हुआ। और ABCD सीखने से पहले मुझे चतुर्दश माहेश्वर सूत्र पढ़ने का अवसर मिला। मान्याः, संस्कृत भाषायाः एतादृश्यः काः विशेषताः भवद्भिः स्वयमेव अनुभूता? कृपया तत् वैशिष्ट्यानुभवसङ्कुलम् अस्माभिः सह विनिमयी कुर्वन्तु भवन्तः। ये मेरा अनुभव है कि विश्व की सभी भाषाओं से संस्कृत अद्वितीय है। हाँ, निश्चित रूप से अद्वितीय है, और कई मामलों में ये अलग है। मैं 3 बिंदुओं को वहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा। एक तो यह है कि अगर आप वर्णमाला को ही लें, अक्षर को ही लें, तो अंग्रेजी में है ABCD, ग्रीक में है अल्फा बीटा डेल्टा गामा, पर्शियन अरेबिक इन सब में है आलिफ बे ते से पे। तो इनमें कोई क्रम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कारण नहीं है कि ABCD ही क्यों होगा। इसके सब में बेतरतीब है। जबकि संस्कृत में देखिए तो जो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हैं, उन्होंने न केवल स्वर को और व्यंजनों को सबको अलग अलग बहुत ही वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित किया है, बल्कि उन्हीं 14 सूत्रों में जो भाषा विज्ञान है संस्कृत का, और जो शब्दों की उत्पत्ति है, और जो व्याकरण शास्त्र है, उन सब का भी आधार है। तो ये मैं समझता हूँ कि चमत्कार लगता है मुझे कि पाणिनि के बाद कई 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से संस्कृत के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अधिक। संस्कृत में शब्दों की उत्पत्ति और शब्दों का उपयोग बहुत ही गंभीर वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक विवेचन के बाद होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि माता और पिता के लिए विश्व के अनेक भाषाओं में मातृ और पितृ से ही मिलती जुलते शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनमें वो केवल लेबल की तरह से लगे हुए हैं कि ये माता है, ये पिता है, ये फादर है, ये मदर है। जब केवल संस्कृत में ही है कि उन्हें स्पष्ट किया है कि ये माता क्यों है, ये पिता क्यों है। यह पातु सर्वान् जीवान् स पिता, यो मिमीते मानयति सर्वान् जीवान् स माता। तो जो सबकी रक्षा करता है वो पिता है, जो सबको स्नेह करती है, ममत्व देती है, मान देती है, वह माता है। तो केवल शरीर को जन्म देने वाले ही माता पिता नहीं हैं, ईश्वर है सबका माता सबका पिता। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव माता रामो मत पिता रामचंद्र। तो यहाँ पे जो माता पिता का भाव है वो मम्मी एंड डैडी से नहीं उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। गो भी माता है, गाय भी माता है, पृथ्वी भी माता है, नदी भी माता है। तीसरा पक्ष है कि विश्व की समस्त भाषाओं में शायद संस्कृत ही एक अकेली भाषा है जहाँ अक्षर केवल
पढ़े नहीं जाते हैं। वस्तुतः हमारे ऋषियों ने बहुत स्पष्ट मना किया है कि आप तोते की तरह से केवल रटो नहीं। हाँ, यहाँ पे अक्षर है वो ध्यान के मनन के विषय हैं। वाग वही ब्रह्म, हाँ, अक्षर ब्रह्म, वाचम उपास्वइति। और जो ये उपासना का ध्यान का पक्ष भूल जाता है उसके लिए वेद मंत्र भी कुछ नहीं है। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। तो जो ध्यान है शब्द का वह महत्वपूर्ण है, ये किसी और भाषा में नहीं है। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, तो ऋषियों ने मंत्र का दर्शन किया था, केवल लिखा पढ़ा नहीं था। हाँ? और इसका एक पक्ष ये भी है कि जैसे समुद्र में हम जितनी गहराई तक जाते हैं हमको तरह तरह के परिदृश्य दिखते हैं, वैसे ही उन मंत्रों का क्या अर्थ हम ग्रहण करते हैं ये इस पे निर्भर करता है कि हमारी साधना कितनी प्रबल है, हमारा ध्यान कितना सशक्त है। मान्यः संस्कृतस्य भविष्यविषये भवतां के सन्ति विचाराः? मैं संस्कृत का भविष्य आज बहुत उज्ज्वल देखता हूँ, उज्ज्वलतर देखता हूँ निरंतर। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि भारत में जो युवा शक्ति में देख रहा हूँ और जो भारतीय मूल के युवा बाहर देशों में हैं, उन सब में मैं एक अभूतपूर्व रुचि देखता हूँ संस्कृत सीखने के प्रति और संस्कृत का अध्ययन करने के प्रति। उन लोगों के मन में भी जो कि विज्ञान के और तकनीकी के और मैनेजमेंट के छात्र हैं वो इसमें विशेष रुचि ले रहे हैं। ये बहुत सुखद लक्षण है। दूसरा ये कि आज हमारे सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, जिन्होंने हर पल भारतीय संस्कृति को और संस्कृत को हमेशा केंद्र में स्थान दिया है, उसको प्रमुखता का स्थान दिया है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो या रामायण महोत्सव हो या कुंभ मेला का महत्व हो या हिंदू बौद्ध संवाद हो या तो जितने भी सांस्कृतिक उनके योजनाएं रही हैं उन सब में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत का संवर्धन हो रहा है। हाँ? और वो मोदी जी लगभग हर अपने महत्वपूर्ण संदेश में संस्कृत के जो सूत्र हैं वो उनका उच्चारण करते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं। प्रभाव उपदेश का नहीं पड़ता है, प्रभाव उदाहरण का पड़ता है। तो हाँ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन वैदिक मंत्रों और जिन वैदिक संदेशों की चर्चा की है उन्हें जिया है। मान्यः वयं सर्वे संस्कृतानुरागिणः हर्षान्विताः यत् भवन्तः भारतप्रशासनेन आयर्लैण्ड् देशस्य राजदूतरूपेण नियुक्ताः। आगामि सप्ताहेषु भवन्तः तत्र एव भवेयुः। आयर्लैण्ड् देशे संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् इतः अपि संवर्धनाय भवतां काः सन्ति वैयक्तिकाः योजनाः विपुलाः? मैं संस्कृत को एक विदेशी भाषा के रूप में वहाँ नहीं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं संस्कृत भाषा को वैश्विक कल्याण के लिए जो अक्षुण्ण अनंत ज्ञान का आगार है, जो कि आज की समसामयिक चुनौतियों को शांत करने वाला और उनके लिए समाधान प्रदान करने वाला एक कोश है। मैं इस दृष्टि से वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के बुद्धिजीवियों के साथ संपर्क और संवाद स्थापित करना चाहूँगा। आज के समाज में मैं देखता हूँ कि तीन स्तर के द्वंद्व चल रहे हैं। हाँ, एक तो ये है कि मानव जाति का उसके परिवेश के साथ, मानव का दूसरे मानव के साथ, कभी लिंग के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी रंग के नाम पर, नस्ल के नाम पर। हाँ, तो वो जो भेद चल रहा है। और तीसरा जो सबसे भयावह है, मनुष्य का अपने से, अपने ही मन में, अपने ही हृदय में, अपने ही मस्तिष्क में जो लगातार तनाव चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, जो विश्व भर में ये द्वंद्व है कि ये सफ़ेद है कि काला है। तो इसमें केवल भारतीय संस्कृति ही है जो हमें वो घोर विरोधाभासों में भी समन्वय की शक्ति दे सकते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम आयरलैंड से और वहाँ के विद्वानों से भी सीखें। हाँ, और इसमें जो संस्कृत का जो विपुल साहित्य है, विभिन्न
क्षेत्रों में, विभिन्न विधाओं में वो बहुत अच्छा मंच प्रदान कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे नाटक हों, चाहे कविताएं हों, चाहे जो तकनीकी शास्त्र हैं, अर्थशास्त्र और राजनीति, और तो इन सब का जो संस्कृत का साहित्य है वो एक आधार बने और उस आधार पर, उस मंच पर हम संवाद करें, एक दूसरे से सीखें। मान्याः भवतां संस्कृत सपर्या निश्चयेन अस्माकं नितरां प्रेरयति भारतीय संस्कृत संस्कृति संवर्धने। अस्य विशेष संवादस्य कृते अहं भवद्भ्यः पुनः पुनः धन्यतावचांसि प्रकटयामि। नमो नमः। नमस्कार।